हेलो यूट्यूब व्हाट्सअप। सो 20th नवंबर फ्राइडे और आज है अपर बॉडी सेशन। बट ये आर्म्स फोकस्ड है, शोल्डर फोकस्ड है। सो हम स्टार्ट करेंगे ट्राइसेप्स से, देन बाइसेप्स, देन शोल्डर, देन विल सी फॉर चेस्ट एंड बैक। अब मैंने बहुत से लोगों को देखा है, जिम आते हैं, ट्रेन करते हैं, घर चले जाते हैं, वापस जिम आते हैं, फिर ट्रेन करते हैं, फिर घर चले जाते हैं, और उनको कोई आइडिया नहीं कि वो कैसे ट्रेन कर रहे हैं। कोई प्रोग्राम नहीं है। वो जैसे मोस्टली क्या होता है कि तीन तरह के लोग जिम आते हैं: बॉडी बिल्डर, पावर लिफ्टर, और तीसरे वो जो इंड्योरेंस ट्रेनिंग करते हैं। अब मोस्टली जो जिम आ रहे हैं लोग, वो इन तीनों का मिक्स कर रहे हैं। जिम आ रहे हैं, वेट लगा रहे हैं, पता नहीं किसको दिखाना है, वेट लगा रहे हैं। जैसे बेंच प्रेस कर रहे हैं, उसमें वेट लगा लिया, 60 किलो का खुद है, 100 किलो वेट लगा लिया, पीछे सपोर्टर खड़ा कर लिया, आधा वेट वो उठा रहा है, आधा पीछे वाला उठा रहा है, ये चेस्ट लगा रहा है, वो बाइसेप्स लगा रहा है, और फायदा किसी को नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों कुछ हो तो रहा है नहीं उन दोनों से। आप आपने 80 किलो का सेट लगाया, आपने उसमें 6-7 रेप निकाली, उसमें से भी आपकी 2 रेप 3 रेप किसी सपोर्टर के साथ की मदद से निकली है, और उसमें आप लास्ट में जाके और वेट बढ़ा रहे हो, और फिर पीछे बंदा खड़ा है, उसको बोल रहे हो भाई सपोर्ट कर दे, तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है ना। अब पावर लिफ्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो वेट लगाते हैं 1 से 5 रेप के बीच में, कि भाई उनको 5 रेप निकालनी है, दैट्स इट। वो उसके बाद वेट बढ़ा देंगे, पर वो खुद ही निकाल रहे हैं। हाइपरट्रोफी वाले बंदे, जिनको बॉडी बिल्डिंग करनी है, जिनको मसल बनानी है, उनको 6 से 12 रेप निकालनी है, वो उनकी रेप रेंज है। 15 भी निकाल सकते हैं, बट वो खुद निकालेंगे ना, क्लोज टू फेलियर खुद ट्रेन करेंगे। अब आते हैं इंड्योरेंस वाले, जो जो जिनको कि 20 से 22 25 रेप करनी है लाइटर वेट से। बट मैंने देखा जिम में बंदे आते हैं, तीनों का मिक्स कर रहे हैं। कुछ एक्सरसाइज में वो 3 से 4 रेप निकाल रहे हैं खुद से, बाकी की रेप तो सपोर्टर के थ्रू निकल रही है। फिर कुछ आ रहे हैं, कुछ एक्सरसाइज में वो प्रॉपरली ट्रेन कर रहे हैं हाइपरट्रोफी के लिए, कुछ एक्सरसाइज में लाइटर वेट ले लेंगे, 20 से 25 रेप निकाल रहे हैं। तो उनका कोई फिक्स नहीं है कि वो क्या किस तरह की ट्रेनिंग कर रहे हैं, और उनको कोई आइडिया भी नहीं है। तो प्लीज़ इस बात को समझो। फर्स्ट चूज योर गोल की आपको किस तरह की ट्रेनिंग करनी है, आपका मेन एम क्या है जिम में आने का। देन उस अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेनिंग रूटीन बनाओ, ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाओ, और उस अकॉर्डिंग आप ट्रेन करो, और उसी अकॉर्डिंग आप एक्सरसाइज चूज करो। ठीक। सो जैसे कि आज हमारा आर्म फोकस है, तो ट्राइसेप्स से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले 2 वार्म अप सेट। अब जैसे कि मैं बता रहा था कि बंदों को कोई आइडिया नहीं है कि उनको क्या ट्रेन करना है, कैसे ट्रेन करना है, एक्सरसाइज सिलेक्शन क्या होना चाहिए। अब मैंने देखा बहुत से आते हैं जिम में, चेस्ट डे है, आते ही सबसे पहले फ्लैट बेंच लगाएंगे, उसके बाद इंक्लाइन बेंच, उसके बाद डिक्लाइन बेंच, और इन तीनों होने के बाद में वो नॉर्मल बेंच पे आ जाएंगे डंबल से। फिर वही इंक्लाइन डंबल प्रेस, फिर इंक्लाइन डंबल फ्लाई, फिर जाएंगे पैक डेक फ्लाई। तो वो एक ही चेस्ट चेस्ट की, एक ही बॉडी पार्ट की 6-6 7-7 एक्सरसाइज लगा रहे हैं, और नेक्स्ट सेशन में उनका चेस्ट सो रहा है। अब होता क्या है कि जो नए बंदे हैं, जो जिम आ रहे हैं, जिनको 2-4 महीने हुए हैं, उनको साल 2 साल तो वो रिजल्ट मिलेंगे। क्यों? क्योंकि न्यू बिगेन है, फर्स्ट जिम ज्वाइन किया है। न्यू बिगेन्स मिलेंगे, देखेंगे, उनको लगेगा हाँ जो कर रहे हैं वो सही है। बट 2 साल बाद में, 1.5 साल बाद में वो गेंस दिखना बंद हो जाएंगे, तब उनको लगेगा यार कि हम एग्जैक्ट वही चीज़ कर रहे हैं जो हम अब तक करते आ रहे हैं, बट स्टिल अब फ़ायदा नहीं हो रहा, पहले हो रहा था। तो वो इसीलिए हो रहा था क्योंकि पहले न्यू बिगेन मिल रहे थे। बट 1-1.5 साल 2 साल बाद में वो गेंस बंद हो जाते हैं, क्योंकि आपका ट्रेनिंग रूटीन सही नहीं है, आपका प्रोग्राम सही नहीं है, आपकी एक्सरसाइज सिलेक्शन सही नहीं है, आपको पता ही नहीं है आप ट्रेन कैसे कर रहे हो। तो उन चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है। सो चूज योर एक्सरसाइजेस केयरफुली।
अब जैसे चेस्ट है, फॉर एग्जांपल हम चेस्ट लेते हैं, तो चेस्ट में आप आते हो जिम में, आपको पता है नॉर्मली हम सब ये मानते हैं कि चेस्ट में 3 पार्ट होते हैं, अपर मिडिल लोअर। सो लेट्स स्टिक टू दैट फॉर नाउ। ऑल्दो चेस्ट के 2 ही पार्ट होते हैं, अपर लोअर, बट स्टिल विल स्टिक टू द 3 पार्ट थ्योरी। सो आप आ रहे हो जिम में, आपको पता है कि चेस्ट के 3 पार्ट है, तो आप उन 3 पार्ट की एक्सरसाइज एक एक एक्सरसाइज चूज कर लो कोई भी। आपको फ्लैट बेंच लगानी है, लगा लो। इंक्लाइन डंबल प्रेस लगा लो, इंक्लाइन स्मिथ मशीन लगा लो, इंक्लाइन बेंच प्रेस लगा लो। आपके 2 पार्ट कवर हो गए, अपर और मिडल। लोअर के लिए आप हाई टू लो केबल लगा लो, डिप्स लगा लो। सो ये 3 पार्ट कवर हो गए, तीनों पार्ट कवर हो गए, तीनों की एक्सरसाइज हो गई एक एक। आपको क्यों वापस सेम मूवमेंट रिपीट करनी है जब आप ऑलरेडी उस मूवमेंट को कर चुके हो? तो आपको डंबल से, या पहले बारबेल से की थी तो फिर डंबल से रिपीट क्यों करनी है? कोई सेंस ही नहीं है इस बात का। और आप सोच रहे हो कि इससे आप ज़्यादा ट्रेन कर लोगे, मसल बिल्ड हो जाएगी। नहीं, आप ओवर ट्रेन कर रहे हो, आप मसल फटीक कर रहे हो, आप रिकवरी नहीं कर पाओगे पूरी। क्योंकि नॉर्मली जो जब जिम जाते हैं तो आपको कोई आइडिया नहीं होता कि डाइट क्या करनी है, हमारा डाइट रूटीन क्या होना चाहिए, प्रोटीन इंटेक कितना होना चाहिए। तो आप जो खा रहे हो वही खाते हो। तो थोड़ा आप ये सोचो कि उस चीज़ में आप रिकवर नहीं हो पाओगे, तो उसको ध्यान में रखते हुए अपना एक्सरसाइज सिलेक्शन करो, वो बेटर रहेगा। सो बिफोर वार्म अप सेट्स मैंने बात की थी कि जिम आते हैं 3 तरह के लोग, लोग 3 तरह की ट्रेनिंग करते हैं, फॉर पावर लिफ्टिंग, फॉर हाइपरट्रॉफी एंड फॉर एंड्योरेंस ना। होता क्या है कि जो पावर लिफ्टर होते हैं उनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, उनको अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है। तो वो क्या करते हैं, वो जो मैक्सिमम वेट उठाते हैं उसकी 3 से 4 रैप निकालते हैं, उसके बाद वो वेट बढ़ा लेते हैं। क्योंकि उनको उससे ज़्यादा वेट निकाल के कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। हाँ, वो हाइपरट्रॉफी के लिए ट्रेन करते हैं, बट उनका मेन जो फोकस होता है वो पावर लिफ्टिंग पे होता है। तो 3 से 4 5 रैप निकाली, दैट्स इट। उसके बाद वो वेट इंक्रीज करते हैं, फिर वही रैप रेंज की कोशिश करते हैं ना। जो सेकंड टाइप के बंदे होते हैं जो हाइपरट्रॉफी के लिए ट्रेन करते हैं, जो मेजोरिटी ऑफ द जिम जाने वाले चाहते हैं कि उनकी मसल बने, तो उसके लिए उनको हाइपरट्रॉफी की ट्रेनिंग करनी पड़ती है ना। होता है क्या इसमें कि आप एक रेफरेंस चूज़ करते हो, जैसे मान लो कि मैंने रेफरेंस चूज़ कर रखी है 5 to 10 या 5 to 8। तो एक नॉर्मल रेफरेंस लेके चलते हैं 6 से 12 की। अब आप आ रहे हो जिम में, आपको 6 से 12 रेप निकालनी है, मिनिमम 6 मैक्सिमम 12। जैसे आपने 12 निकाली, आप नेक्स्ट वेट बढ़ा लोगे, ठीक है। अब होता क्या है, जिम में लोग आते हैं, बेंच प्रेस लगानी है उनको चेस्ट के लिए, लेटते हैं। उनकी जो लिमिट है जिससे वो 6 से 12 रैप निकाल सकते हैं, मान लो किसी 70 किलो का बंदा है, उसकी लिमिट है 100 किलो। बहुत अच्छी बात है अगर 100 किलो है तो, बट स्टिल लेट्स अज्यूम कि उसकी 100 किलो है, कि वो 100 किलो बेंच प्रेस लगा लेता है, उसमें 7 से 8 रैप निकाल लेता है। अब होता है क्या है कि बंदा आएगा, लेटेगा, 100 किलो वेट लगाया, 7 से 8 वेट लगाया, 7 से 8 रैप लगाई, पीछे बंदा खड़ा है, 1 2 रैप में उसकी मदद करी, सपोर्ट दिया उसको, 10 रैप निकाली, दैट्स इट। इट्स अ गुड सेट कि ठीक है, उसने 7 से 8 रैप खुद निकाली, लास्ट की 1 2 रैप में उसने हल्की हेल्प ली, सपोर्ट किया बंदे ने, तो उसने 10 रैप पूरी करी। सो दैट्स अ गुड सेट। बट अब गलती क्या होती है कि नेक्स्ट सेट में वही बंदा 5 5 किलो और बढ़ा के उसको 110 किलो कर लेगा। 110 किलो करेगा, ऑलरेडी उससे 100 किलो पे 5 से 6 रैप निकल रही थी, 7 रैप निकल रही थी, मतलब 110 किलो पे उससे 1 से 2 रैप निकल जाएगी। बट यहाँ हाइपरट्रॉफी तो हुई नहीं ना। हाइपरट्रॉफी के लिए मिनिमम आपको 5 से 6 रैप तो चाहिए ही चाहिए, वो भी कंट्रोल्ड। ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ ऐसे ऐसे कर रहे हो, तो उसको कंट्रोल रैप चाहिए। तो आप 110 किलो पे जब 2 रैप निकाल रहे हो तो उसका मतलब क्या है, 2 रैप के बाद में आपका पीछे वाला बंदा आपसे ज़्यादा हाफ वेट उठा के वो बाइसेप्स कर्ल कर रहा है, 7 से 8 रैप वो आपकी निकलवा रहा है। तो ना तो आपको फ़ायदा हो रहा है ना उसको फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि वो भी पूरा वेट तो उठा नहीं रहा है, वो तो सिर्फ आपको हेल्प कर रहा है, और ना वो फॉर्म में कर रहा है। तो ना उसको फ़ायदा हो रहा है ना आपको फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि आपका वेट तो वो उठा रहा है। तो जब दोनों को ही फ़ायदा नहीं हो रहा तो वो चीज़ करने से मतलब क्या है? और पीछे जो बंदा खड़ा होता है ना, वो एक लाइट सपोर्ट के लिए होता है कि आप जब अपने फेलियर को हिट करने वाले हो, तो हो सकता है कि आप रीरेक ना कर पाओ बार को, या हो सकता है कि आप डंबल से कर रहे हो तो डंबल लास्ट में आपसे उठे ना। तो वो लाइट सपोर्ट के लिए होता है कि आपको लाइट सपोर्ट दे के वो आपकी वो रैप पूरी करवा दे, दैट्स इट। इससे ज़्यादा उस बंदे का और कोई काम नहीं है। बट बंदे करते क्या है, उनसे वेट ही नहीं उठ रहा। अरे आप जब 30 किलो का डंबल ऊपर ले खुद से नहीं उठा पा रहे हो, आप सामने वाले से बोल रहे हो कि मुझे डंबल उठवा दे, तो वो सेट लगाने का मतलब ही क्या है? ना तो वो सेट आपके काउंट हो रहा है, और काउंट भी हो रहा है तो उसमें रिस्क, इंजरी की रिस्क हो रही है कि हो सकता है आप इंजर्ड हो जाओ। तो उन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। तो मॉडरेट वेट के साथ ट्रेन करो, जहाँ आपसे 6 से 8 या 10 रैप निकल जाए ईजिली। ईजिली मीन्स कि आपकी लास्ट की 2 3 रैप फेलियर के क्लोज हो, या फेलियर तक जाए, जहाँ आपको ऐसा लगे कि हाँ यार ये लास्ट रैप अगर
किसी ने सपोर्ट नहीं दिया तो मैं नहीं कर पाऊंगा, या लास्ट रैप करने के बाद में मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं 11th रैप वापस निकाल सकूँ, तो वो फेलियर है। वो वहां तक ट्रेन करना, वो मसल बिल्डिंग के काम आएगा। तो अभी आपने मेरी रैप्स देखी। मेरी लास्ट की 2 या 3 रैप ऐसी थी जिन पे मुझे अपना पूरा जोर देना पड़ा था। मेरी फर्स्ट रैप और मेरी लास्ट रैप सेम नहीं दिख रही थी। मेरी फर्स्ट रैप बहुत ईजी थी, और लास्ट रैप पे आते आते मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरी लास्ट है, इसके बाद में एक रैप भी नहीं निकाल सकता। तो वो फेलियर तक है ना। सी केयरफुली। ओह, अब यहाँ क्या हुआ कि मैं शायद एक रैप और निकाल सकता था इस हैड से, बट मेरे लेफ्ट हैंड से 10 रैप निकली थी। मुझे अपने राइट हैंड से भी 10 ही निकाल लिए। 11 नहीं करनी है। मुझे मसल इम्बैलेंस क्रिएट नहीं करना है। और अगर मसल इम्बैलेंस ऑलरेडी है तो आप इस तरीके से उसको सही कर सकते हो कि आप अपने नॉन डोमिनेंट हेड से पहले स्टार्ट करो। उससे आपसे जितनी रैप निकले 6, 7, 8, वही सेम रैप आप अपने डोमिनेंट हेड से भी निकालो। चाहे आपसे ज़्यादा निकल रही हो, बट आप सेम रैप रैप रखो ताकि आप मसल इम्बैलेंस को सही कर सको। तो अभी एक सेट हो गया है, सेकंड सेट लेके हम बाइसेप्स पे जाएंगे। सो नाउ बाइसेप्स, पहले हम लेंगे वार्म अप सेट। So for biceps, we'll use the straps because I want to avoid tension on my forearms. So first shoulder movement, we're going to take 2 warm-up sets. Now I'm not going to do this. So my grip and elbows position would be like this. So second movement triceps के लिए वार्म अप सेट लेने की जरूरत नहीं है।
विल मूव ऑन टू वॉकिंग सेट डायरेक्टली। तो एक एक्सटेंशन मूवमेंट थी, अब एक ओवरहेड मूवमेंट होगी। Just my watch first. Oh, 7.5 reps. अब आपको हमेशा डीप स्ट्रेच या फुल लॉकआउट करने की जरूरत नहीं होती। लॉकआउट पूरा नहीं है, बट नेसेसरी भी नहीं है। सो फॉर द बैक मूवमेंट आज हम वाइड ग्रिप वेटेड पुलअप्स ना लेके वाइड ग्रिप डेड पुल डाउन लेके तो स्टार्ट करेंगे 2 वार्म अप सेट से। सो 2 वार्म अप सेट लेने के बाद वी हैव एन आइडिया कि कितना वेट हम उठा पाएंगे जो 7 से 8 तक निकल जाए। सो फर्स्ट वर्किंग सेट ना, जब भी आप बैक करो ग्रिप का यूज़ करें, बिकॉज फोरआर्म्स इन्वॉल्व होते हैं, बाइसेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सो एटलीस्ट फोरआर्म्स को तो एक्सक्लूड करो आप, तो जितना वेट लिया उसमें निकल जाए। Okay, so now just we are not doing magnetics the first time. We are doing high to low cables because I've read somewhere that this is the better option. अब होता है क्या है कि जब भी आप मैग्नेटिक्स करते हो 2 मूवमेंट होती है, तो प्रेसिंग मूवमेंट और साइड मूवमेंट। ये प्रेसिंग मूवमेंट है, ठीक है, फ्लाई मूवमेंट है। तो आपको ये देखना है कि आपको कौन सी मूवमेंट करनी है, फ्लाई मूवमेंट या प्रेसिंग मूवमेंट। और पूरा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, शोल्डर में अननेसेसरी लोड आएगा। सो कोई भी मूवमेंट करो, चाहे प्रेसिंग हो चाहे फ्लाइंग हो, सही फॉर्म के साथ करो। बहुत ज़्यादा स्ट्रेच लेने की जरूरत नहीं है। शोल्डर पर अननेसेसरी मूवमेंट, अननेसेसरी फोर्स आएगा, अननेसेसरी टेंशन आएगी।